गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, घनाभ के आयतन के बारे में। हम जानते हैं कि घनाभ के अंदर कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। जैसे कि हमारा कमरा होता है, इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई है। तो इस आकृति को हम घनाभ कहते हैं। और जो घनाभ का आयतन होता है सर, हमने इसके दो सूत्र याद किए थे। सही बच्चे, बस माइक बंद रखेंगे, बाकी तो हम करा देंगे सारा। देखिए, हमने घनाभ के आयतन के दो सूत्र याद किए थे सर। एक सूत्र था कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है सर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और सर दूसरा जो सूत्र हमने याद किया था वो ये था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि घनाभ के आयतन के हमने दो सूत्र याद किए थे। एक था आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और दूसरा था कि सर आधार का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी और सर ऊंचाई होती है एच। तो सर हमारा जो सूत्र हो गया वो हो गया एल गुणा बी गुणा एच। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में एल बी एच का मान अगर सेंटीमीटर में होगा तो आप कहोगे सर जो हमारा आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारी भुजाओं का मान मीटर में होगा तो सर जो आयतन आएगा वो मीटर क्यूब के अंदर आएगा। एक तो हमने ये चीज पढ़ ली थी लास्ट क्लास के अंदर घनाभ के आयतन के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि घन के आयतन के बारे में। हम जानते हैं कि घन के आयतन का भी सर एक सूत्र यही होता है कि सर घन का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यानी कि आप लोग इसको हमेशा याद रख सकते हो कि किसी भी आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सर उसका यही सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बाकी तो ये सब क्षेत्रफल तो मान रखने के बाद में आते हैं, जैसे कि ये वाला आयतन हो गया, तो ये सब चीजें मान रखने के बाद में आती है। आपने कहा सर जो दूसरा हमने सूत्र याद किया था घन के आयतन का, वो ये याद किया था कि जो घन का आयतन होता है वो होता है सर भुजा का क्यूब। क्या होता है वो? भुजा का क्यूब। और हम जानते हैं कि अगर हमारी भुजाएं घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर हमारे पास में ए दे दी जाए तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब। और अगर भुजाओं का मान सेंटीमीटर में होगा तो सर आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर सर भुजाओं का मान मीटर में होगा तो सर हमारे पास में जो आंसर आएगा, आयतन आएगा, वो आएगा मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, नीलम पंचाल के नाम से देखो, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है, आपका मैसेज आया है, तो देखो आपको क्लास करने की बच्चे कोई जरूरत नहीं है। तबीयत खराब है, हम आपको बाद में भी सारी चीजें रिवाइज करा देंगे। जो भी आपकी चीजें छूटती है वो आपको पता भी, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हुआ करे तो वो प्लीज आराम कर लिया करो, क्योंकि सबसे पहले अपनी हेल्थ जरूरी है, उसके बाद में ही हम कुछ करेंगे। पहले हम स्वस्थ तो रहे। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर रिवाइज करा देंगे जो भी आपकी चीजें छूटेंगी। आप परेशान मत होना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। चलिए आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं आगे, कि इतना तो हमने पढ़ ही रखा है। देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है जो आप जानते हो रिकॉल टेस्ट के नाम से। सर हमने एक आप बार दोबारा रिपीट कर दो। बिल्कुल कर देते हैं बच्चे। देखिए, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन तो कर दिया है बंद, बट हम एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से। फिर हम आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर ही सवाल भी रख देंगे। देखिए हमने अभी तक बच्चे यही बताया है कि आपने लास्ट क्लास में इतना सब कुछ पढ़ रखा है कि हमने घनाभ के आयतन के बारे में पढ़ा था कि जो घनाभ का आयतन होता है सर उसके दो सूत्र थे। पहला सूत्र कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये हमने याद रखना है कि सर अगर किसी भी आकृति का हमें आयतन निकालना है तो उसका एक ही सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जब आप इसके अंदर इनके मान भर दोगे तो आपके पास में जो सूत्र आ जाएगा निकल करके घनाभ के आयतन का, हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हमारे पास में भुजाओं का मान सेंटीमीटर में है तो सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारे पास में भुजाओं का मान मीटर में है तो सर आंसर मीटर क्यूब में आएगा। ये तो हो गया घनाभ के बारे में। फिर दूसरा हमने अभी पढ़ा था घन के बारे में कि सर जो घन का आयतन होता है वो भी यही होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन पर हम जानते हैं कि घनाभ सॉरी घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अगर हमने उसको ए मान लिया तो सर आप कहोगे सर जो दूसरा सूत्र होता है इसके आयतन का होता है भुजा का क्यूब। अगर भुजा की जगह हम ए लिख देंगे तो सर आ जाएगा ए क्यूब। और अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो आंसर मीटर क्यूब के अंदर आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए देखो हमने चैट सेक्शन कर रखा है आप लोगों का बंद। तो रिकॉल टेस्ट के नाम से आप लोगों के सामने एक सवाल आया है। इस सवाल को हम जल्दी से रख देते हैं पोल सेक्शन के अंदर, और फिर हम आप लोगों को समझा देते हैं कि आपको को करना क्या है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो जिन बच्चों को समझ में आता रहे वो जल्दी से इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहना। देखिए, एक घनाभाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, यानी कि एक टंकी पानी की जो घनाभ के आकार की है सर, उसकी जो लंबाई है वो कितनी हमारे पास में 10 मीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हमारे पास में 5 मीटर,
और जो उसकी गहराई या ऊंचाई है वो कितनी हमारे पास में, 4 मीटर। ठीक है। एक घनाभाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? यानी कि आपसे पूछा गया इस टंकी के अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि धारिता की बात की गई है। तो हम जानते हैं धारिता और आयतन एक दूसरे के साथ में संबंध में होते हैं, कि आप आयतन निकाल लो तो आप उसको धारिता में बदल दोगे। आपने सीखा हुआ है और आपको सर हिंट। ये तो कराया था आपने। हाँ, ये बच्चे हमने कराया था, सिर्फ भुजाओं के मान बदले गए हैं। बस ये देखना होता है कि बच्चे लास्ट क्लास में कितने एक्टिव थे। देखते हैं कि सभी का सही है या इसमें भी बच्चे गड़बड़ करेंगे। आप हमेशा देखते हो कि क्लास जब स्टार्ट होती है तो आपको पहले एक रिकॉल क्वेश्चन ही कराया जाता है जो लास्ट क्लास का ही होता है, बस थोड़ी सी संख्या बदल दी जाती है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने इसको पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि काफी सारे बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है। अभी उसमें से बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, तो बाकी बच्चे बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दीजिए। चलिए, बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अभी आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर वो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, यानी कि सभी को चीजें याद है, लास्ट क्लास में समझाई गई थी। अब सभी चीज सामने देखेंगे स्क्रीन पर एक बार जल्दी से। देखिए, आपसे पूछा गया था कि बताइए टंकी के अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है। तो आप कहोगे सर ये तो धारिता की बात हो गई कि इसके अंदर पानी भरा जा रहा है। हम जानते हैं कि आयतन और धारिता एक दूसरे के साथ संबंध में होती है, तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आपने कहा इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो सर जो इसका आयतन होगा, तो आप जानते हो कि ये घनाभाकार है, तो आपने कहा सर जो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपने सभी के मान भर दिए, 10 गुणा 5 गुणा 4। आपने कहा 5 चौक 20 और 20 धाम 200। सर ये हो गया 200 मीटर क्यूब। कितना हो गया? 200 मीटर क्यूब। आपसे पूछा गया है लीटर में, तो आप जानते हैं सर 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है, 1000 लीटर। तो सर 200 मीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? सर 200 मीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 200 गुणा 1000। और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? सर ये हो गया हमारे पास में 2 लाख लीटर। आप कहोगे कौन सा ऑप्शन सही है? तो सर इसका ऑप्शन सी सही है, 2 लाख लीटर। ठीक है। अच्छा, एक बच्ची बोल रही है कि इनको आवाज नहीं आ रही है। देखिए, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, तो आप बच्चे एक बार क्लास को कट करके एक बार रिज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, सभी के साथ ऐसा दिक्कत है कि आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, सभी को आवाज आ रही है ना? अगर आ रही है तो आप एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है। देखिए, सभी को आवाज आ रही है, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो एक बार क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। चलिए, देखिए इतना तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था और हमें इसका आंसर भी समझ में आ गया है कि सर इसका आंसर कितना हो गया है। सर इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, 2 लाख लीटर। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे और आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन के आयतन के बारे में। ठीक है। सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन के आयतन के बारे में। देखिए, आप बेलन को अच्छे से जानने लगे हो क्योंकि आपने इसका बेलन का वक्र प्रस्थान क्षेत्रफल, सॉरी वक्र, और आपने इसका संपूर्ण प्रस्थान क्षेत्रफल पढ़ रखा है, तो आप बेलन को जानते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि आकृति कैसी होती है। देखिए, आप सीधा सीधा इसका एक बार परिभाषा पढ़िए क्या होता है। ओके रिमझिम, देखिए, आप लोगों से बेलन का आयतन होता है कि सर बेलन का आयतन बेलन द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। ठीक है सर, ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, पर डेफिनेशन से कुछ काम नहीं आता हमारा। हमारा जो चाहिए होता है, हमें किस चीज की जरूरत होती है सर? सूत्र की। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो बेलन का आयतन होता है वो बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। और अभी हमने आपको बताया था
कि आपको ये फॉर्मूला सभी के लिए याद रखना है कि अगर आपको आयतन निकालना है तो सभी आकृतियों के आयतन का एक सूत्र होता है। क्या होता है सर? इतना सूत्र होता है सभी आकृतियों के आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर हम बात करें बेलन के आयतन का तो हम लिख देंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि हमने लिखा बेलन का जो आयतन होगा वो होगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की ऊंचाई। अब आप ये भी जानते हो कि जो बेलन का आधार होता है एक वृत्त होता है। क्या होता है बेलन का आधार? एक वृत्त होता है। और इस वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो आप कहोगे सर आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा, अगर हम इस बेलन की ऊंचाई h ले लें तो आपको हो गया सर गुणा h। और सर बेलन का जो आयतन हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर h। इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र तो यही है जिसमें हमने 2 स्टार लगाए हैं कि किसी भी आकृति का जो आयतन होता है वो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ही होता है। तो अपना कैसा जो बेलन का आयतन होगा वो बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की ऊंचाई होगा। आधार उसका क्या होता है? एक वृत्त होता है। तो अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और हमने बेलन की ऊंचाई h मानी है तो हमारे पास में बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको r और h दोनों का मान सेंटीमीटर में मिलेगा तो आपका होगा सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर आपको r और h दोनों का मान मीटर में मिलेगा तो आपका होगा सर आयतन मीटर क्यूब में आएगा। आप इसका आयतन कभी भी ऐसे नहीं निकाल सकते कि सर एक काम करते हैं कि सर त्रिज्या को तो ले लेते हैं सेंटीमीटर में और ऊंचाई को ले लेते हैं मीटर में। आप दो अलग अलग इकाइयां लेकर के आप कभी भी इसका आयतन नहीं निकाल सकते। आपको दोनों आर और एच दोनों की एक ही इकाई लेनी पड़ेगी, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी लो। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है और दोनों आर और एच दोनों का ही मान एक ही इकाई में होना चाहिए, या तो वो सेंटीमीटर में हो या वो मीटर में हो या फिर वो आपका मिलीमीटर में हो। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो एक दलबीर गुज्जर के नाम से बच्चे ने बोला है कि सर समझ में नहीं आया है क्योंकि वो क्लास में जस्ट अभी आए थे बच्चे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस स्क्रीन इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जो हमारे बेलन का आयतन होता है वो बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आप जानते हैं कि बेलन का आधार क्या होता है? आप कहोगे सर बेलन का आधार एक वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जो बेलन की ऊंचाई हमने h मानी है तो सर ये पाई आर स्क्वायर h हो गया। और आयतन हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। ठीक है, और जो बच्चे दलवीर गुज्जर के नाम से जुड़े हुए हैं प्लीज आप इस चीज को समझिए कि आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ आपको बेलन के आयतन का सूत्र पढ़ाया गया है। और वो आप अभी याद कर लो कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी तक इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और आप सभी लोग जानते हो कि आयतन या तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में या मिलीमीटर क्यूब में आएगा, पर आपको उसके लिए दोनों ही आर और एच का मान एक ही इकाई में चाहिए, चाहे वो मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे मिलीमीटर में हो। ठीक है बच्चे, दूसरी चीज जो है वो आपको बता देनी है। इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, आपको एक ही सूत्र याद करना है कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और आप पाई का मान जानते हो कि पाई का मान कितना होता है कि सर पाई के मान दो होते हैं, या तो होता है सर पाई का मान 22/7 और या फिर सर पाई का मान होता है 3.14। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो हम आपके सामने कुछ सवाल लिखेंगे, आपको इन सवालों को हल करना है और आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है। देखिए, एक बेलन की जो त्रिज्या है, मैंने लिख दिया बेलन के आधार की त्रिज्या। आप समझना बेलन की त्रिज्या का मतलब है बेलन के आधार की त्रिज्या। इसका मान हमें दिया गया है बच्चे 5 सेंटीमीटर। और जो बेलन की ऊंचाई हम लोगों को दी गई है, बेलन की ऊंचाई वो हमें दी गई है कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो जरा बताओ बेलन का आयतन कितना होगा? बताइए बेलन का आयतन कितना होगा? तो आपको बताना है कि बेलन का आयतन कितना होगा। चलिए, आप सभी बच्चों को बेलन की त्रिज्या का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और आपसे सर पूछा गया है कि बेलन का के साथ लेना है। क्या चीज बच्चे? पाई का मान कितना लेना है? देखो के पाई साथ। का मान, हाँ पाई का मान देखो कितना होता है हम बता दे रहे हैं, 22
बटे 7 और 3.14। अब आप देख लो कि आपको कौन सा लेकर आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे नहीं, आप इसको लीजिए। और हमने कर दिया है, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन ही है बच्चे पहले से, तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में आपको आंसर चैट सेक्शन में ही भेजना है, पोल सेक्शन में नहीं भेजना है, पोल सेक्शन बंद है। चलिए सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए आपको उसको भेजना है चैट सेक्शन के ही अंदर। ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना आंसर निकालिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर टाइप कीजिए। जिस चीज का हल होता रहे वो अपना आंसर टाइप करके भेजता रहे, और कोशिश करना कि एक बच्चा एक ही बार आंसर भेजे, बार बार उसको रिपीट ना करे। ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर भेजिए। ठीक है, ठीक है दिव्या। देखिए आपको बेलन की त्रिज्या का मान दिया गया है, बेलन की त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई का मान 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि बताइए बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, पता लग जाएगी आप लोगों को कहाँ कहाँ पर आपने गलती की है। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे। सर हमसे पूछा गया बेलन का आयतन बताइए कितना होगा। सर आयतन का तो सूत्र होता है कि सर जो बेलन का आयतन होता है वो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। चलिए सभी का मान भर देते हैं कि सर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, सर आर का मान तो 5 है, तो सर 5 × 5। सर एच का मान कितना है 7। जब आप इसको हल करोगे तो देखो इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, यानी कि सर आंसर आ गया है 22 × 5 × 5। और आप जानते हो 22 पंजे कितना होता है 110, ×5 ये हो गया हमारे पास में 550। सर हमें दोनों के ही मान सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो हमें इनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि सर आयतन की बात हो रही है, आयतन हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप करना, क्योंकि काफी सारे बच्चों का सही था। एक बच्ची थी खुशी, उनका नंबर आया था 770। एक बच्ची थी, हम बता देते हैं, रोजी का भी ठीक था। हाँ, एक शायद इनका नाम अंजलि एजन वर्षा, बाबू राम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका 350 आंसर आया था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ना? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो वो माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं सर कि समझ में नहीं आया है। चलिए सभी को समझ में आ गया है, बहुत ही आसान सवाल था। खुशी आपको समझ में नहीं आया है बच्चे, एक बार बताइए। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखिए आपको बहुत ही सभी चीजें सामने लिखी हुई है कि आपको एक बेलन की त्रिज्या का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, आपसे बेलन का आयतन पूछा गया है। और हमने कहा था कि इस सूत्र को याद कर लो कि जो बेलन का आयतन होता है वो सर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए सब इसी के अंदर मान भरते हैं कि सर पाई का मान तो रख दिया हमने 22/7, आर स्क्वायर, सर आर का मान तो कितना था हमारे पास में 5, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 5 × 5 गुणा एच, सर एच का मान कितना है 7, तो सर हमने 7 रख दिया। ये 7 इस वाले 7 से कट गया, यानी कि आंसर आया 22 × 5 × 5, यानी कि 22 × 5 × 5। 22 पंजे कितने होते हैं 110, और जब आप 110 के गुणा 5 में करोगे तो 550 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, शायद आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे सभी को समझ में? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। अब देखो आपको एक और सवाल दिया जाता है, आपको एक और सवाल दिया जाता है, उसको भी हल करना है। अच्छे से समझना और आंसर भेजना। फिर पहले अच्छे से समझ लेना कि आपको बेलन का आयतन दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि जो बेलन है, तो आपको लिख दिया गया है कि बेलन का जो आयतन है, सर इसका जो मान दिया गया है आयतन का मान, वो 704 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है बच्चे, आपको बेलन की ऊंचाई का मान दिया गया है, आपको बेलन की ऊंचाई का मान दिया गया है, ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है बताइए बेलन की त्रिज्या का मान, आपसे पूछा गया है बताइए बेलन की त्रिज्या का मान कितना होगा। चलिए
अब आप सभी बच्चों को बेलन के आयतन का मान दे दिए गए, हम इसको लिख देते हैं कि सवाल नंबर 2 है आप लोगों के लिए, कि आपको बेलन का आयतन दिया गया है कि 704 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको ऊंचाई का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। और आपसे कहा गया है कि आप इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में आप बेलन की त्रिज्या का मान निकालिए और उस त्रिज्या के मान को बताइए कि वो कितना होगा। सभी बच्चे इसको हल करेंगे जल्दी से, और हल करने के बाद में आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर ही भेजेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करिए, और हल करने के बाद में आप जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखकर भेज देना कि सर हमारी तरफ से ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, तो यानी कि सभी बच्चे अब इसको जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अगर सभी का हो भी गया है तो आप मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही था या गलत। अब टाइप करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको दिया गया बेलन का जो आयतन है वो 704 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको ऊंचाई का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं सर जो बेलन का आयतन हमें दिया गया है, जो बेलन का आयतन सर हमें दिया गया है वो बेलन का आयतन कितना है। आप कहोगे सर बेलन का आयतन है 704 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, सर बेलन के आयतन का तो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है सर, पाई आर स्क्वेयर एच। और ये 704 दिया गया है। सर सभी के मान रख देते हैं जिस जिसका रख सकते हैं, जैसे कि पाई का मान रख सकते हैं 22/7, गुणा सर आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, गुणा सर एच का मान हमें दिया गया है 14, हम इसके नीचे एक भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 704। जब आप इसको हल करोगे तो आप कहोगे सर हमें आर का मान निकालना है, तो सर ये तो इधर ही रहेगा, इक्वल टू 704। सर यहाँ पर 22/7 था, तो सर ये इधर आके कितना हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, गुणा इधर सर ये 14/1 था, इधर आके कितना हो जाएगा, 1/14, क्योंकि आप जानते हो जब आपकी भिन्न एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है तो वो पलट जाती है। देखिए अब जब आप इसको काट करोगे तो कैसे करोगे, सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सर ये दो टाइम पर कट गया है। सर हम इसको दो से काट लेते हैं, दो से काटा तो 2 तिया 6, बचा सर कितना, 1 0, 2 पंजे 10, सर 2 दूनी 4, दो से कट गया सर 352 आ गया। सर हमें 11 दिखा, ये 22 दिखाई दे रहा है, इसको दो से काट देते हैं 11, और इसको दो से काटा तो सर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 छिक्के 12। और जब आप इसको 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, और 11 छिंग 66। आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान 16 है, सर आर स्क्वायर का मान 16 है, तो सर आर का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आप जानते हो 16 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 4 का वर्ग होता है। तो आप देखोगे तो कंपेयर करने पर आपको आर का मान कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सर त्रिज्या सेंटीमीटर में रही होगी। इतना सभी को समझ में आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी बच्चे। और अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप एक बार वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बता दी सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। आ गया है समझ में सभी को। ठीक है। तो देखो एक सवाल आप इसके अंदर और कर सकते हो, फिर हम आपको बाकी सवालों पर लेकर चलेंगे। देखो अगर आपको आयतन दे दिया जाए, समझना इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको बेलन का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है, बेलन का आयतन। जैसे अभी दिया गया था बिल्कुल वैसे ही दिया गया है कि सर बेलन का आयतन है 1.54 मीटर क्यूब। देखो पॉइंटों का काम है इसके अंदर, एक पॉइंट, ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट है, 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे। और आपको बेलन का व्यास दिया गया है कि आपको बेलन के आधार का व्यास, इस बार त्रिज्या नहीं दी गई है, इस बार आपको व्यास दिया गया है, और व्यास का मान दिया गया है को 140 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ चीजें बदल रही है, क्या बदल रही है, सर यहाँ मीटर क्यूब में आंसर है, सर यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप थोड़े से अलर्ट रहना।
कि बेलन का आयतन दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब, बेलन का व्यास दिया गया है 140 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। और उन्होंने स्पेशली कहा है कि बेलन की ऊंचाई बताओ मीटर में कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब आप बच्चे इसको हल कीजिए। हल करने के बाद आपका जो भी आंसर आए आप उसको चैट सेक्शन में लिख कर भेजना कि सर हमारी तरफ से ये इसका आंसर है। एक बच्चे का कमेंट रह गया था नितिन कुमार के नाम से कि उनको लास्ट वाला सवाल समझ में नहीं आया था। चलिए आप इसको ट्राई कीजिए अभी, लास्ट वाले सवाल के जैसा ही है। हम आपको लास्ट वाला सवाल, इस सवाल को कराने के बाद एक बार स्लाइड दिखा देंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने नितिन कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, हम ये क्वेश्चन कराने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन नंबर 2 की स्लाइड एक बार फिर से दिखा देंगे, और वहां पर आपको जो भी डाउट रहेगा आप एक बार पूछ लेना। चलिए अभी सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि आपको एक बेलन का आयतन दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब, फिर आपसे बेलन का व्यास दिया गया है 140 सेंटीमीटर, और फिर आपसे बेलन की ऊंचाई पूछी गई है कि बताइए बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, वो भी मीटर्स के अंदर पूछी गई है कि मीटर के अंदर बताइए कितनी होगी। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे, ठीक है। चलिए खुशी का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर लिख कर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब बच्चों का आंसर आने लगा है, तो बाकी बच्चे भी इसको हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजें कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, काफी सही, काफी सारे बच्चों का अपना आंसर आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार हम आप सभी को समझा देते हैं इसमें आपको क्या क्या करना था। देखिए आपको बेलन का आयतन दिया गया है, ठीक है। तो सर हम इसको ऐसे हल करेंगे, तो हम लिख देते हैं एक बार कि सर हमें बेलन का आयतन दिया गया है, कि जो बेलन का आयतन है ये सर कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है हमको 1.54 मीटर क्यूब। और हम जानते हैं सर बेलन के आयतन का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, आप कहोगे सर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सर इसका मान है 1.54। अब देखो ये मीटर क्यूब है, तो आप समझ जाना कि सर सभी के मान भरते हैं जो जो मान हमें पता है। क्या हमें पाई का मान पता है, आप कहोगे हाँ सर 22/7 होता है। क्या हमें आर का मान पता है, आप कहोगे हाँ सर अगर हमें व्यास का मान दे रखा है तो सर हम कह देंगे कि हमें त्रिज्या का मान भी पता है, कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 140/2, सर 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और कर देते हैं कि हमसे ये चीज मीटर में पूछी गई है, ये मीटर क्यूब में, क्यों ना इसको भी मीटर में लेकर चले तो आंसर अपने आप ही मीटर में आ जाएगा। तो आप एक चीज जानते हो कि सर एक टेबल होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब सर हमें सेंटीमीटर से कोई ये पूछने लगे कि बताओ 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि हमें तो मीटर में आंसर चाहिए। तो आप कहोगे तो सर हम सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो सर दो गैप होते हैं, तो सर हम इसको 100 से भाग कर देते हैं। किसको भाग कर देते हैं, सर सामने लिखे हुए नंबर को हम 100 से भाग कर देते हैं। जब हमने इसको 100 से भाग किया तो सर हमारे पास में कितना आ गया, 7/10, कितना आ गया, 7/10 मीटर। यानी कि सर इसको हम लिख सकते हैं 7/10 मीटर। और अब ये वाला मान हम इधर भरेंगे कि सर आर स्क्वायर हो गया, सर आर का मान है 7/10, तो आर स्क्वायर का मान हो गया 7/10 गुणा 7/10। हमसे सर एच का मान पूछा गया है, और ये सब कुछ है 1.54 के बराबर। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं इसको हल करने के लिए आगे। जब आप इसको हल करोगे तो आपने कहा सर हमें एच का मान निकालना है, तो एच तो इधर ही रहेगा कि सर एच बराबर हो गया 1.54 गुणा, सर यहाँ 22/7 लिखा है, तो इधर आके सर 7/22 हो जाएगा क्योंकि भिन्न पलट जाती है। फिर सर इधर लिखा है 7/10, तो सर इधर हो जाएगा 10/7, और सर ये भी हो जाएगा 10/7। जब आप इसको हल करोगे तो आपको कल ही सिखाया गया था कि अगर कहीं लिखा है 2.34, तो सर हमने डेसिमल हटाया,
तो सर डेसिमल के लिए तो एक लिखा, और सर डेसिमल के आगे 2 नंबर है, तो सर इनके लिए हमने नीचे 2 जीरो लगाई। और अगर कहीं लिखा हो 1.579, तो आपको अगर सर हमने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के प्लेस पे एक लिखा, सर डेसिमल के आगे 3 नंबर है तो हमने इसके लिए 3 जीरो लगाई। इसी तरीके से जब आप 1.54 कॉल करोगे तो आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखा, सर इसके आगे 2 नंबर है तो आपने 2 जीरो लगा दी। अब देखो नंबर को काट देते हैं। आपने कहा सर 7 से तो 7 कट गया, ठीक है, एक साथ कट गया। सर आपने कहा 10 से 100 कट गया सर 10 टाइम पर, ठीक है, इस 10 से सर ये वाला 10 भी कट गया। यानी कि सर हमारे पास में बच रहा है 22 गुणा 7 नीचे, और ऊपर बच रहा है 154। अगर आप काटोगे तो ये 7 से कट जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 22 से कट गया 22। यानी कि आप कहोगे सर जो ऊंचाई का मान आ गया वो आ गया 1 मीटर। कितना आ गया वो, 1 मीटर। चलिए अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से एक बार पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप जल्दी से एक बार वाई टाइप करना कि आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए हम देखो एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा देते हैं, और नितिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो एक बार हमें बताइए इसको देख करके कि उनको कहाँ पर डाउट है। ये सवाल भी उसके जैसा ही था कि आयतन दिया गया है हमें इतने सेंटीमीटर क्यूब, हमें ऊंचाई का मान दिया गया है और हमसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो आपने आयतन का सूत्र लगाया, सभी के मान भर दिए, हमसे त्रिज्या का मान पूछा गया तो हमने कहा आर स्क्वायर इधर रहेगा। तो जब आपने इसको कट किया तो आपके पास में आर स्क्वायर का मान बच्चे 16 आया था, तो वह हमसे आर स्क्वायर का मान नहीं पूछा गया था, हमसे आर का मान पूछा गया था, तो वो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, देख लीजिए अगर किसी बच्चे का इसमें भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार जिस बच्चे ने नितिन कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की वो एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर ये चीज क्लियर है, या फिर इसमें कोई डाउट है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है प्रश्न नंबर 60, और अब हम कर रहे हैं आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, क्योंकि अब आप लोगों को वजह पता है कि आपको इस सवाल को हल करना है, और हल करने के बाद को आपको पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, पढ़ने के बाद में समझा देते हैं। जिन बच्चों को समझ में आता रहे वो साथ के साथ पोल सेक्शन के अंदर जाकर अपना हल करने के बाद में आंसर वोट करते रहे। देखिए, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार है। आप जानते हो कि मंदिर, गुरुद्वारा सभी के अंदर क्या होते हैं कि कुछ बेलनाकार खंभे लगे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है। यानी कि जो प्रत्येक खंभा है तो इसके जो आधार है, आपको पता है खंभे गोल है तो आधार तो वृत्तीय होगा। भाई अगर खंभे गोल है तो इनका जो आधार होगा वो एक वृत्त ही होगा। और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, आपको सर इसकी त्रिज्या का मान कितना दे दिया गया हमें, 20 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे दी गई है हमें, 10 मीटर। यानी कि इस खंभे की ऊंचाई हमें दे दी गई है कि सर इसकी ऊंचाई का मान हमें दे दिया गया है 10 मीटर। और हमसे क्या चीज पूछी गई है, हमसे पूछा गया है तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। अब आप जानते हो कि ये खंभे बनाए कैसे जाते हैं कि सर पहले तो एक फ्रेम लगाया जाता है लोहे का, खड़ा कर दिया जाता है, फिर इसके अंदर सर जो भी मिश्रण बनाया जाता है रोड़ी बजरपुर का वो भरा जाता है, और जब ये सूख जाता है तो इस फ्रेम को हटा दिया जाता है, तो आपका खंभा तैयार हो जाता है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर भर रहे हो, यानी कि आप आयतन की बात कर रहे हो। और कितने खंबे, सर 14 खंबे का आयतन चाहिए। कितने खंबे का आयतन चाहिए, 14 खंबे का आयतन चाहिए। तो बस इतना अलर्ट रहना कि यहाँ पर एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में है। सारे आंसर आपके मीटर में है, तो आप बदल लेना चीजों को अपने अकॉर्डिंग कि आप एक खंबे का आयतन निकालना, और आपसे 14 खंभों का आयतन पूछा गया है, तो एक का निकाल करके आप 14 से गुणा कर देना। चलिए सभी बच्चे अब इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। किसी बच्चे की आवाज आई थी, माइक माइक ओपन किया था उन्होंने, आवाज कट गई थी, एक बार फिर से बोलो जरा, रिपीट करने के लिए बोल रहे थे आप। देखिए किसी बच्चे को शायद डाउट था, उनको नहीं समझ में आया, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जिनको समझ में आ गया है। ठीक है, देखो किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार है।
आप जानते हैं मंदिर में कुछ खंबे बने होते हैं जो बेलनाकार होते हैं। यदि प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, यानी कि आपने कहा जितने भी खंबे हैं इनका जो आधार है वो एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आधार है, तो आपने कहा सर हमें त्रिज्या का मान मिल गया है, आधार की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमें दिया गया है कि जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, यानी कि प्रत्येक खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो आपने कहा सर ऊंचाई का मान भी पता लग गया कितना है, 10 मीटर है। पूछा गया है कि बताइए ऐसे 14 खंबे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो आप मान जानते हो कि जो खंबे बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कि पहले आयरन का एक स्टैंड खड़ा किया जाता है, उसके अंदर रोड़ी बदरपुर का मिश्रण भरा जाता है, और जब ये सूख जाता है तो इस खंभों को हटा दिया जाता है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, सामान अंदर भर रहे हो, यानी कि आप आयतन की बात कर रहे हो। तो आप एक खंबे का आयतन निकालो, तो उससे एक खंबे के अंदर कितना मिश्रण लगेगा उसका पता लग जाएगा। और आपको ऐसे 14 खंबे बनाने हैं, तो आप 14 खंभों का आयतन बताइए कितना होगा। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी लोग इसको अब जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। चलिए, कुछ बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर आंसर आने लगा है, यानी कि अब सभी बच्चे इसको जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी जल्दी हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजें। चलिए, अब काफी सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आने लगा है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, जितने बच्चे अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं अभी उनमें से कुछ बच्चे बचे हुए हैं, तो वो बचे हुए बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, ताकि जो बच्चे चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखकर भेजते हैं उनके लिए हम चैट सेक्शन खोल सके। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है, वो जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। तो जिन बच्चों के पास में भी पोल ऑप्शन आता है वो उसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए, अभी तो कुछ बच्चे रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं आंसर कर दिया है। कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन में कर दिया है, और कुछ बच्चों ने चैट सेक्शन में कर दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो कहीं भी आंसर नहीं करते, उनको डर लगता है कि कहीं हमारा गलत तो ना हो। तो बच्चे ऐसे मत किया करो, सभी बच्चे कहीं ना कहीं आंसर कर दिया करो। किसी बच्चे ने, ठीक है, अनिकेत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बताइए बच्चे क्या डाउट है। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको पता है कि मंदिर के अंदर खंबे हैं, और वो खंबे कैसे हैं? बेलनाकार है, और उस खंबे की जो आधार की त्रिज्या दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, और खंबे की जो ऊंचाई दी गई है 10 मीटर दी गई है। बस सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता लगना चाहिए कि सर खंबे का निकालना क्या है। सर खंबे का कुल प्रशस्त क्षेत्रफल निकालना है,
सर खंबे का वर्क प्रेशर क्षेत्रफल निकालना है या फिर सर खंबे का आयतन निकालना है। तो आपको ये पता कैसे लगेगा? यानी कि जो खंभा बनाया जाता है वो आपको पता है कि वो एक आयरन के स्टैंड से बनाया जाता है, कि खोखला स्टैंड लगाया जाता है, उसके अंदर माल भरा जाता है और फिर वो जम जाता है। यानी कि इसके अंदर भरा जाता है, यानी कि वो आयतन की बात की जा रही है। तो यानी कि आपको आयतन निकालना है। एक तो ये आपको पता लग गया कि आपको आयतन निकालना है। दूसरा, आप यहां से भी देख सकते थे कि सभी के अंदर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। तो आपको एक खंबे का आयतन पता लग जाए तो फिर आप 14 खंभों का आयतन यानी कि गुणा 14 करके निकाल दोगे। तो आपने कहा सर एक खंबे का आयतन निकाल लेते हैं कि खंबे का जो आयतन होगा वो कितना होगा। आपने कहा सर ये एक बेलनाकार आयतन होगा, ओ बेलनाकार आकृति है, तो सर इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए जिस जिसका मान पता है उसका मान भर देते हैं। जैसे कि हमें पता है सर पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। देखिए यह आर सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है और आयतन भी मीटर में आ रहा है। क्यों ना हम आर यानी कि त्रिज्या को भी मीटर में ले लें। आप जानते हैं एक मीटर होता है, एक डेसीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर होता है, एक मिलीमीटर होता है। जब आप सेंटीमीटर से, क्योंकि आपसे कोई पूछे कि बताइए 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको होगा सर जब हम सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो सर दो गैप होते हैं। तो सर हम 100 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे? सर हम 100 से भाग करेंगे, पर किसको भाग करेंगे? सामने लिखी हुई संख्या को भाग करेंगे। यानी कि हमने 20 को भाग कर दिया 100 से। तो सर हमारे पास में आ गया 1/5 मीटर। कितना आ गया? सर ये आ गया हमारे पास में 1/5 मीटर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काफी बार हम पढ़ा चुके हैं कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए हमने लिखा आर स्क्वायर यानी कि सर 1/5 गुणा 1/5 गुणा, सर हमें ऊंचाई का मान कितना दिए गए? 10 मीटर। तो सर हमने ऊंचाई का मान रख दिया है 10। यहां तक कोई डाउट? ये एक खंबे का आयतन आ गया है। ये किसका आ गया है? एक खंबे का आयतन आ गया है। लेकिन पर सर ये जो भी आंसर आएगा हमें सर उसको गुणा करनी पड़ेगी 14 से। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया 14 खंबों का आयतन। तो हमने सर गुणा कर दी 14 से भी साथ के साथ। यानी कि सभी खंबों का आयतन एक साथ आने वाला है, 14 के 14 खंबों का। आपने कहा सर जब इसको हल करेंगे तो 7 × 7 7 दूनी 14। सर कट गया, काट दिया। तो कहा सर 5 दूनी 10, ये भी कट गया। यानी कि अब आपके पास में कितना आ गया? 5 × 5 5 दूनी 10 कट गया। यानी कि 22 × 22, 22 × 22, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। सर ऊपर तो आ गया 88, नीचे कितना आ गया? 1 × 5 5, 5 × 5, और नीचे कुछ नंबर ही नहीं तो आ गया 5। जब आप 5 से 88 को भाग कर दोगे तो सर 5 × 5 बचा 3 8, सर 5 × 7 = 35 बचा 3, सर डेसिमल लगाया तो 0 और 5 × 6 = 30। तो आपने कहा सर आंसर आ गया हमारे पास में 17.6। कितना आ गया आंसर? 17.6। और आपको पता है ये आयतन है, तो सर आंसर आएगा 17.6 मीटर क्यूब। तो ये गुणा 14 का मतलब समझ में आया क्योंकि 14 खंबे थे। और अगर आप सभी को समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप वाई टाइप करना। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो डायरेक्ट माइक ओपन करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। सभी ने अपना अपना आंसर मैच कर लिया, सभी को समझ में आ गया उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है। खुशी एक बार बच्चे माइक ओपन करके बताइए आपको नहीं समझ में आया अभी बच्चे? सर ये 22/7 के पास जो है ये समझा। ठीक है, तो देखिए एक बार सभी बच्चे फिर से एक बार देखेंगे। देखिए हमने क्या करा है, हमने एक खंबे का आयतन निकाला है कि जब आप एक खंबे का आयतन निकालोगे तो कितना आएगा वो। सर खंबे के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सभी का मान भर देते हैं। जैसे कि पाई का मान कितना हो गया? 22/7 आर स्क्वायर। सर हमने त्रिज्या थी 20 सेंटीमीटर, उसको बदला था हमने मीटर में तो वो आया था 1/5 मीटर। तो आपने सर आर स्क्वायर लिखा यानी कि 1/5 गुणा 1/5। सर एच, एच का मान तो सर 10 मीटर दिया गया है तो हमने लिख दिया 10। ये एक खंबे का आयतन हो गया क्योंकि खंबे का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पर हमें ऐसे 14 खंबों का आयतन निकालना है। तो देखो एक खंबे का आयतन मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आप बताइए दो खंभों का आयतन कितना होगा? आपने कहा सर 20 और 20 कितना हो जाएगा? सर 40। तीन खंभों का कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 20 और जोड़ देंगे 60। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर एक का 20 है तो तीन का पूछा गया तो 20 × 3 कर दो तो 60 आ जाएगा। यानी कि आपसे 14 खंभों का आयतन पूछा गया है, तो आपने क्या कर दिया इसको कि एक खंभे के आयतन को हमने सर गुणा कर दिया 14 से। 14 से गुणा क्यों? क्योंकि सर हमसे 14 खंभों का आयतन पूछा गया।
ठीक है, जब आप इसको हल करोगे, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पहले तो ये कट गया। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब कटने के बाद कितना है सर, ऊपर तो आ गया हमारे पास में 22 गुणा 1, हमने लिख दिया है 22 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2 और नीचे कितना आ गया है? सर सिर्फ 5 ही बचा है नीचे के, तो सारे नंबर कट गए। जब आप इनको गुणा करोगे तो ये आएगा 22 गुणा 2 44, गुणा 2 88/5। और जब आप 5 से 88 को भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 एकम 5, बचा 3, 8, 5 सत्ते 35, बचा 3। अब कोई संख्या नहीं उतारने के लिए तो आपने डेसिमल लगाया और जीरो लगाया, 5 छंग 30। यानी कि आपको हो गया सर, आंसर आ गया 17.6। और ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो आयतन आएगा मीटर क्यूब में, यानी कि 17.6 मीटर क्यूब। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, सभी को समझ में आ गया ना, खुशी आपको भी? ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, इसका आंसर तो आप लोगों को पता लग गया कि सर इसका आंसर तो ऑप्शन सी सही है, 17.6 मीटर क्यूब। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61। पहले हम लोगों का कर देते हैं आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और फिर हम इस सवाल को रख देते हैं पोल सेक्शन के अंदर, और फिर हम आपको उसको समझा देते हैं। तो फिर उसके बाद जिन बच्चों को समझ में आता रहेगा वो इसको हल करते रहेंगे, और पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करते रहेंगे। देखिए, हम पढ़ देते हैं एक बार सवाल को। दिया गया है कि शीशे की एक पेंसिल, अरे पेंसिल आप सभी के हाथ में होगी, हाथ में नहीं होगी तो आपने पेंसिल से जरूर कभी ना कभी काम किया होगा। ये रही आपकी पेंसिल, दिखाई भी दी है। देखो, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और पेंसिल के अंदर समझाते रहेंगे। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। यानी कि इस पेंसिल को कैसे बनाया गया है? इसको शीशे की पेंसिल बोलते हैं, बस ऐसा नाम याद रखने के, क्योंकि लेड पेंसिल होती है। इसमें कहीं शीशा आपको ऐसा याद नहीं रखना, ऐसा शीशे की पेंसिल क्या चीज है। बस ये याद रखना कि लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर, यानी कि पेंसिल एक लकड़ी की होती है, यानी कि बेलनाकार होती है, और इसके अंदर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, एक ग्रेफाइट का ठोस बेलन डालकर बनाई गई है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको काला सा ये दिखाई भी दे रहा है, ये रहा काला सा यहाँ, जिससे आप लिखते हो। यानी कि अब आप समझना कि एक पेंसिल नटराज की आती है जो लाल कलर की आती है, वही पेंसिल हमने बनाई है। ठीक है, और इसके अंदर एक काले कलर का ग्रेफाइट होता है जिससे हम लोग लिख पाते हैं, वो ये रहा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ग्रेफाइट आगे क्यों निकाल दिया है? क्योंकि ये आपको भी पता है कि पेंसिल कुछ ऐसी होती है जिससे हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज दे दी गई है। आपको दे दिया गया है कि ये जो ये है, ये भी एक बेलन के आकार का है, ठोस बेलन। और ये जो पूरी पेंसिल है, ये भी ठोस बेलन है। आप कहोगे सर पूरी पेंसिल तो समझ में आ रही है, लेकिन पर इस पेंसिल में लकड़ी कहाँ पर है? आप कहोगे सर लकड़ी ये है, और सर लकड़ी ये है। बीच में तो क्या है? बीच में तो ग्रेफाइट की रोड है। यानी कि पूरी पेंसिल में पूरी लकड़ी नहीं है। अगर आप पूरी पेंसिल का आयतन निकालोगे और इसमें से इस ग्रेफाइट की रोड का आयतन घटा दोगे, कि पूरी पेंसिल के आयतन में से जब आप रोड का, ग्रेफाइट की रोड का आयतन घटा दोगे, तब जाकर के आपके पास में लकड़ी का आयतन बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जो लकड़ी का आयतन है सर, वो पूरी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट की रोड का आयतन घटाकर मिलेगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते एक मोटी पेंसिल है, मान लेते एक मोटी पेंसिल है, और सर इसके अंदर एक मोटा ग्रेफाइट है। क्या है? मोटा ग्रेफाइट। तो अब आप खुद देखोगे कि जिस हिस्से में ग्रेफाइट है, क्या इस हिस्से में लकड़ी है? आप कहोगे नहीं सर, इस हिस्से में लकड़ी नहीं है। यानी कि पूरे पेंसिल के आयतन में से जब आप इस ग्रेफाइट के आयतन को घटा दोगे, जब आपके पास में लकड़ी का आयतन बचेगा कि आपके पास में लकड़ी है कितनी। ठीक है, चलिए, एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। देखिए, आपको क्या क्या मान दे दिया गया है। आपको दिया गया है कि जो पेंसिल का व्यास है, यानी कि जो पूरी पेंसिल का व्यास है, आपने लिख दिया D4 पेंसिल, यानी कि पेंसिल का डायमीटर, पेंसिल का जो व्यास है वो 7 mm है। और जो ग्रेफाइट का व्यास है, हमने लिख दिया जो D4 डायमीटर, और ग्रेफाइट के लिए G, यानी कि जो ग्रेफाइट का व्यास है वो 1 mm है। और आपको दी गई जो पेंसिल की लंबाई है, आप खुद बताओ, जो पेंसिल की लंबाई है, हमें लंबाई का क्या काम, हम कहेंगे सर ऊंचाई का काम है। और जो पेंसिल की ऊंचाई है वही ग्रेफाइट की ऊंचाई है। यानी कि दोनों की ऊंचाई कितनी है? बराबर है सर, 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि बताइए लकड़ी का आयतन कितना है और ग्रेफाइट का आयतन कितना है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है
वो इसको जल्दी से हल करना शुरू करें, और जो भी आंसर आए उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू करें। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि उसको सवाल नहीं समझ में आया, तो वो एक बार माइक ओपन करके बता दीजिए कि हाँ सर, हमें सवाल समझ में नहीं आया है। चलिए, अगर किसी बच्चे को सवाल नहीं समझ आए। की त्रिज्या 0.5 mm आएगी ना? हाँ बच्चे, सर मुझे आप समझ जीरो में नहीं पॉइंट आया। ठीक है, एक बार और बता दीजिए दिव्या। देखो, आप पेंसिल सॉरी ग्रेफाइट की त्रिज्या 0.5 mm भी ले सकते हो, और या फिर 1/2, क्योंकि आपको पता है अगर मतलब भाग कर देते हैं ना 2 से, तो आप 1 mm की जगह 1/2 mm भी ले सकते हो, जैसे भी आपका मन करे। पॉइंट में लेना चाहो पॉइंट में, और भिन्न में लेना चाहो भिन्न में। ठीक है, हम एक बार और समझा देते हैं सिर्फ उन बच्चों को जिनको समझ में नहीं आया है। जिनको समझ में आ गया है वो अपना इसको हल करें और पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। देखिए, अब आप समझना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक और बार समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पेंसिल होती है। मान लेते हैं कि पेंसिल मोटी पेंसिल है, और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर जो लिखने वाला ग्रेफाइट है वो भी मोटा है। तो पहले आप ये चीज समझो कि इस पूरी पेंसिल के अंदर लकड़ी कहाँ कहाँ पर है। आप कहोगे सर लकड़ी हर जगह नहीं है, लकड़ी इधर है, और सर लकड़ी इधर है। क्योंकि बीच में तो क्या है, ये देखो ये रही पेंसिल। सर इस बीच में तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, सर ग्रेफाइट दिखाई दे रहा है। तो वहां जिस हिस्से में ग्रेफाइट है उस हिस्से में लकड़ी नहीं है। तो आप हमें बताओ लकड़ी का आयतन कितना होगा। तो आप कहोगे सर जो लकड़ी का आयतन होगा वो होगा पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। पहले तो इतना समझ में आया आपको कि अगर आपसे लकड़ी का आयतन पूछा जाएगा तो आप बताओगे लकड़ी का आयतन जो होगा सर पूरी पेंसिल के आयतन में से आप ग्रेफाइट का आयतन घटा दो तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक तो ये चीज हो गई। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। वो ये भी दिख रहा है कि पेंसिल कैसे बनती है, एक लकड़ी का ठोस बेलन होता है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट का ठोस बेलन लगा दिया जाता है। लेकिन फिर आपको दिया गया जो पूरी पेंसिल का व्यास है, यानी कि जो पेंसिल है कितनी मोटी है। आपको भी सर जो हमें डायमीटर दिया गया है पेंसिल का वो कितना है, 7 mm है। और जो ग्रेफाइट का डायमीटर है सर वो 1 mm है। और जो पेंसिल और ग्रेफाइट की ऊंचाई है सर वो 14 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है कि एक तो आप ग्रेफाइट का आयतन बता दो कि ग्रेफाइट कितना है, फिर आपसे पेंसिल का आयतन नहीं पूछ रहा, फिर आपसे वो पूछ रहा है लकड़ी का आयतन बता दो कि लकड़ी का आयतन कितना है। चलिए, अब सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पूल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है, वो इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। त्रिज्या को सेंटीमीटर में पहले बदले या फिर आयतन निकालने के बाद? आपका मन करे, हमने तो आपको बता दिया है कि देखो कहीं मिलीमीटर लिखा हुआ है कहीं सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग बदल लेना, क्योंकि आप आयतन को भी बदल सकते हो। अगर आपने आयतन मिलीमीटर में निकाल लिया है, मिलीमीटर क्यूब में, तो आप उसको बदल के सेंटीमीटर क्यूब में भी तो लेकर आ सकते हो। और अगर आपने मिलीमीटर से पहले ही सेंटीमीटर में बदल लिया है त्रिज्या को, तो अपने आप ही जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो। देखिए, अभी कुछ बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करा है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो, ताकि उन लोगों को भी मौका मिल जाए जो बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करते हैं, अगर उनका हल हो गया है तो वो भी अपना आंसर वोट चैट सेक्शन में लिख कर भेज सके। तो अब आप लोगों के पास में आखिर 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारा टाइम आप लोगों को मिल गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो उसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि जिन बच्चों का हो गया है वो जल्दी से उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं दे पाए थे,
वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब हम समझा देते हैं, क्योंकि एक बार में तो समझ में भी नहीं आएगा, काफी टाइम लगेगा समझने में। देखिए, पहले हम इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आप सभी बच्चे सवाल को पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से। सवाल यही है कि एक जो पेंसिल है, अब आप देख सकते हो कि पेंसिल हम बना देते हैं। नटराज की पेंसिल आती है लाल कलर से, हमने लाल कलर से ही बनाई है। और उसके अंदर काले कलर का ग्रेफाइट आता है, तो हमने उसके अंदर ग्रेफाइट भी काले कलर का ही बनाया है। ये रहा ग्रेफाइट। और हमने इसको अच्छे से बना दिया है थोड़ा सा, कि ये ग्रेफाइट है जिससे आप लिखते हो, ये भी सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार है। और ये आपकी पेंसिल है लाल कलर की, और उसके अंदर काले कलर का क्या है, ग्रेफाइट है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है जब आप पेंसिल खरीद के लाते हो। ठीक है, समझ जाना आप सवाल को। तो आपने कहा सर अगर हमसे ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाए, हम पहले बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। हम इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं जगह को। हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, ग्रेफाइट की। तो पहले अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, कि सर ग्रेफाइट के बारे में हमें क्या क्या दिया गया है। सर जो व्यास दिया गया है, सर वो हमें दिया गया है 1 mm। तो सर हम कह देंगे कि त्रिज्या कितनी है, 1/2 mm, क्योंकि आधी होती है व्यास की, हमने आधा कर दिया। क्योंकि अगर व्यास हमारे पास में मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका, हो गया आधा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में ही ले लिया है, कितना, 1/2 mm। ठीक है, फिर हमसे पेंसिल की लंबाई दी गई है। आप बताइए, जो पेंसिल की लंबाई होती है वो ऊंचाई का काम करती है बेलन में, और ग्रेफाइट और पेंसिल दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। तो आपने कहा सर ऊंचाई का मान हमें मिल गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब लड़ाई ये हो गई कि 1 mm में है और 1 सेंटीमीटर में। आप जानते हो एक होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, और एक होता है मिलीमीटर। आप देखो, अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हो तो एक गैप आता है, और आप 10 से गुणा कर देते हो। तो आपने कहा सर हम इसको 10 से गुणा कर दें, तो सर ये 140 mm हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, और अगर इसके आयतन की बात करें, तो सर इस ग्रेफाइट का जो आयतन हो जाएगा, सर ये एक कैसा है, ये एक हमारे पास में कैसा है, बेलनाकार है। तो आप कह दोगे सर सूत्र हो गया पाई r²h, पाई r²h। सभी के मान भी पलट देते हैं इसके अंदर। पाई का मान 22/7, r² यानी कि 1/2 गुणा 1/2, और h कितना हो गया, 140। जब आप इनको कट करोगे तो आप खुद देखिए, सर 7 से काटा, 7 एकम 7, सर 20 टाइम कट गया। सर 2 से काटा तो सर ये 10 टाइम कट गया। और सर इस वाले 2 से काटा तो सर ये 5 टाइम कट गया। सब कुछ कटने के बाद में सर आ गया हमारे पास में 22 पंजे 122 पंजे 110। और सर यहाँ भी मिलीमीटर, यहाँ भी मिलीमीटर, तो आप कहोगे सर मिलीमीटर क्यूब। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है कि सर जो ग्रेफाइट का आयतन है वो 110 मिलीमीटर क्यूब है, तो एक बार इतने पर ही वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, इतना सभी को समझ में आ गया है। अब अपने एक चीज और जानते हैं। अब आप हमें देखिए कि हमारे आंसर किस में थे, सेंटीमीटर क्यूब में थे। अगर हम इसमें देखें कि सर एक हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब है, एक हमारे पास में मिलीमीटर क्यूब है, तो आप बताओ मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आप आने के लिए क्या करोगे। सर हम 1000 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब हुआ, मिलीमीटर से मिलीमीटर क्यूब हुआ, तो सर 10 का भी क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आपने इसको लगे हाथ 1000 से भाग भी कर दिया। और आप जानते हो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि अगर कहीं लिखा है 11/100, तो आप जानते हो ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं। सर नीचे 2 जीरो है तो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे। कहीं लिखा है हमारे पास में 2 पॉइंट, कहीं लिखा है हमारे पास में 2 3 4 5, और नीचे लिखा है हमारे पास में 100,
तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ जाएगी। सर नीचे 2 जीरो है तो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद में डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 23.45। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप कहोगे सर इसका आंसर भी आ गया हमारे पास में कितना। सर आंसर आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये तो हो गई ग्रेफाइट की बात, ये तो हो गई ग्रेफाइट की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अब बात कर लेते हैं कि सर इस लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा। आप कहोगे सर लकड़ी का आयतन ऐसे निकलेगा कि पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लो और उसमें से सर क्या कर दो, ग्रेफाइट का आयतन घटा दो, तो सर हमारे पास में लकड़ी का आयतन बचेगा। सर पूरी पेंसिल का आयतन कितना होगा, आपने कहा सर इसका डायमीटर है हमारे पास में 7 mm, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7/2 mm पेंसिल की। सर ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, सर इसको हम लिख सकते हैं 140 mm। अगर आप पूछोगे सर इसका आयतन कितना हो गया पेंसिल का, ये पेंसिल की बात चल रही है पेंसिल की, तो आप कहोगे सर पेंसिल का आयतन हो गया है कि πr²h, πr²h, सभी का मान भर देते हैं। पाई का मान 22/7, r², यानी कि 7/2 गुणा 7/2, और h यानी कि सर 140। अब देखो जो जो कटेगा काट दो, जैसे कि सर 1 7 से तो 7 ही कट गया, ठीक है। सर 1 2 से सर ये कट गया 70 टाइम पर, ठीक है। और सर 1 2 से ये कट गया 11 टाइम पर। सर आयतन आ गया 11 गुणा 7 गुणा 70। जब आप इसको हल करोगे, देखो सबसे पहले तो आप इन दोनों को गुणा कर लो, कितना आ गया 490। जब आप 490 की गुणा 11 में करोगे तो कितना आएगा 11 0 0, 11 का 9 कैरी क्या 9, 44 और 9 कितना हो गया 53। आप कहोगे सर 5390 मिलीमीटर क्यूब। सर ये पेंसिल का आयतन है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि पेंसिल का आयतन मान भरने पर 5390 मिलीमीटर क्यूब आएगा, तो आप एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो। यहाँ सर समझ में आ गया है सभी बच्चे। अगर आपको पेंसिल का आयतन समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, ठीक है। लेकिन पर हमसे पेंसिल का आयतन नहीं पूछा गया ना, हमसे तो लकड़ी का आयतन पूछा गया कि इस लकड़ी में, यानी कि आपको लकड़ी का जो आयतन होगा सर पेंसिल के आयतन में से हम सर इसका ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। तो सर ये रहा पेंसिल का आयतन जहां पर हमने हरे रंग का निशान लगाया है, और सर ये रहा हमारे पास में मिलीमीटर क्यूब में किसका आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। यानी कि आपने सर इसमें से क्या कर दिया है, हमने इसमें से 110 घटा दिया है। जब इसमें से 110 घटा दिया है तो हमारे पास में कितना आ गया है सर 5280 मिलीमीटर क्यूब। कितना आ गया है 5280 मिलीमीटर क्यूब। और अब आपसे पूछा गया है कि 5280 मिलीमीटर क्यूब को आप 1000 से भाग कर दोगे तो आप किस में आ जाओगे। सर 1000 से भाग करेंगे तो 1 2 3, यानी कि 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मिलीमीटर क्यूब से जब आप सेंटीमीटर क्यूब में जाओगे तो 1000 से भाग करोगे, और 1000 से भाग करने के लिए अभी बताया था कि सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ जाएगी, ये लिख दी 5280। नीचे कितनी जीरो है 3, तो राइट हैंड से 3, 1 2 3, यानी कि आपको यहां लगाना पड़ेगा, यानी कि 5.280 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप सभी को इतना समझ में आया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर नहीं समझ में आया है तो हम आपको लकड़ी का आयतन फिर से निकाल कर बताएंगे कि लकड़ी का आयतन कैसे निकाला है। कि आप पेंसिल के आयतन में से आप ग्रेफाइट का आयतन घटा दो तो 5280 मिलीमीटर क्यूब बचेगा, और फिर आप उसको कितने से भाग कर दो, आप उसको 1000 से भाग कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, जितने बच्चों को समझ में आ गया है उन बच्चों के लिए तो होमवर्क देखो ये रहा स्क्रीन पर कि ये आपका होमवर्क है, और अब आपका आयतन खत्म हो गया है सिलेंडर का। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो एक बार हमारे साथ में बने रहेंगे। अभी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से एक बार अपना माइक ओपन करके बताइए।